Hi everyone, welcome back to GK today. I'm Nuzat Sana, this side, your mentor and educator. So basically we were doing the solved previous year question series and today it's day 6. I hope इस सीरीज से आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिल रही होगी. And yes, I have seen your lovely comments in the comment section. Thank you for that. इसके अलावा आप जिन सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं प्लीज़ लेट मी नो so that I can help you in a better way. Okay? So now without wasting any further time, let's get started. क्वेश्चन नंबर 1, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ इज़ ड्यू टू. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है अर्थ के ऊपर वो किस रीज़न की वजह से होता है? द रोटेशन ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल लॉ या फिर अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ. देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एयर का एक वेट होता है, राइट? और इस वजह से उसका एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है अर्थ के चारों तरफ. ओके और ये प्रेशर किस वजह से होता है? क्योंकि ऑब्वियसली यू नो अबाउट ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ग्रेविटेशनल लॉ. डेफिनेटली आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 12th में या 11th में. F इज इक्वल्स टू G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट? यहाँ पे अर्थ के पास भी मास है, एयर के पास भी मास है, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और जिसकी वजह से जो एयर है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होके आ जाएगी, राइट? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है G और इसकी वैल्यू की बात करें तो वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. देखिए यूनिट आपका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी की वजह से डायमेंशनल फार्मूला आते हैं, है ना? और डायमेंशनल फार्मूला कई बार एग्जाम में देखा गया है एसएससी के, और साथ ही साथ यूनिट भी आती है, तो इस वजह से आप यूनिट का हमेशा ध्यान दीजिएगा. ओके यहाँ पे एक्चुअली फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और m1 m2 यानी kg स्क्वायर हो गया अपॉन r डिस्टेंस होता है तो m स्क्वायर हो गया. तो g की यूनिट क्या बन जाएगी इस तरह से? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ओके आई होप यू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 2, प्रूनिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट इन द कल्टीवेशन ऑफ. प्रूनिंग एक प्रोसेस होता है और ये किस कल्टीवेशन का एक वाइटल पार्ट है? रबर, टोबैको, कॉफ़ी या फिर टी? तो प्योरली स्टैटिक क्वेश्चन है ये, अगर आपको पता है तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे. तो द करेक्ट आंसर इज टी. एक्चुअली ये एक टेक्निक होती है जो ट्री की साइज़ होती है उसको रिड्यूस करने के लिए. इसमें क्या करते हैं, उस ट्री का कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसको कट कर दिया जाता है. ओके So you do not need to go into the depth of the pruning, only you have to know is that the pruning is related to tea. Okay. Question number 3, operating surplus arises in the government sector, production for self consumption, subsistence farming या फिर enterprise sector. देखिए आज मैंने थोड़े से इकोनॉमी के क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं. लास्ट टाइम इफ़ यू रिमेंबर हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा किए थे और आज इकोनॉमिक्स के ज़्यादा हैं. ओके तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? सी जहाँ पे भी सरप्लस वर्ड ऐड हो जाएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा? यानी आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा हो रही है वो चीज़, राइट? तो एक्चुअली इसका मतलब होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर फ्रॉम द प्रोडक्शन. ओके और बेसिकली ये वो लोग ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे जिनका बैकग्राउंड अकाउंटेंसी से है, क्योंकि ये एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं. ओके तो आपको इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अकाउंटेंसी से नहीं है, बस आप इतना याद रखिए ऑपरेटिंग सरप्लस इज रिलेटेड टू एंटरप्राइज सेक्टर. सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, द मैक्सिमम एरिया अंडर क्रॉप्स इन इंडिया इज यूज्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ. जो इंडिया का एरिया है जहाँ पे हम फार्मिंग कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा एरिया किस चीज़ में यूज़ होता है? फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वॉट? वीट, राइस, शुगर केन, कॉटन. एज आंसर इज रिटन हियर, द करेक्ट आंसर इज राइस. ओके राइस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक है राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये कहाँ पे है? ये है कटक में. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिमेंबर इट. और कटक कहाँ पे है एक्चुअली? ये उड़ीसा में पड़ता है. उड़ीसा की बात करें सबसे पहले इसकी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर. एंड यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम सीएम कौन है? नवीन पटनायक. ठीक है इसी तरह से एक होता है हिसार. आपको बताना है ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ पे, कौन से स्टेट में. ओके एक मैं हिंट दे रही हूँ, ये भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है. देन क्वेश्चन नंबर 5, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है कि जैसे आप पैसा खर्च करते हैं किसी चीज़ में इन दिस एक्सपेक्टेशन कि आगे जाके आपको इससे कोई फ़ायदा होगा, राइट? सपोज जैसे आपने पैसे बैंक में जमा करा दिए या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी लेके छोड़ दी, है ना, या फिर गोल्ड लेके रख लिया कि बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, या फिर शेयर्स ले लिए, है ना. ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट में आती हैं. देखिए एक्चुअली दो चीज़ें होती हैं. सबसे पहले एक होता है एसेट और एक होती है लायबिलिटी. एसेट क्या होता है? जो हमारी प्रॉपर्टी है यानी जो हमारी संपत्ति है वो सब एसेट कहलाएगी. और लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है आपकी जिम्मेदारियाँ, यानी जो आपके ऊपर लोन्स हैं
या फिर कोई आपने कर्जा लिया हुआ है, वो सारी चीज़ें लाइबिलिटी में आ जाती हैं। तो असेट प्रॉपर्टी यानी कि जैसे आपने लैंड लिया, कोई बिल्डिंग बनवा ली, कोई आपने शॉप ले ली, इसके अलावा आपने गोल्ड लेके रखा हुआ है, आपने कैश रखा हुआ है, तो ये सारा कुछ आपका एसेट्स में आ जाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, ग्रॉस टोटल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल कैपिटल एसेट्स। देखिए कैपिटल एक्चुअली होता है जब हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज़ यूज़ करते हैं, कैपिटल इज़ ऑलवेज फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म असेट्स यानी कि जैसे बिल्डिंग वगैरह होती है, लैंड होती है, ये सब लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं। आप इनको ऐसा नहीं है कि आज आपने लैंड खरीदी और फिर कल ही बेच दी, ऐसा नहीं करते हैं ना। लैंड ले ली तो ले ली, फिर 10 साल बाद 20 साल बाद उसको हम बेचते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए फिजिकल कैपिटल एसेट्स में आती हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ग्रॉस टोटल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल कैपिटल एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनमें से किसको अपॉइंट नहीं करते हैं। सबसे पहले गवर्नर ऑफ स्टेट्स, उनको अपॉइंट ऑब्वियसली प्रेसिडेंट करते हैं। चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, इनको भी करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, इनको ऑब्वियसली नहीं करते हैं। एंड चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो सवाल उठता है वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं। एक्चुअली इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। सबसे पहले इनके इलेक्शन में जो ये टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ये टर्म्स आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और कैसे होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, ठीक है, और वो इनको इलेक्ट करती है। देन कैसे होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें, बस आप ये वर्ड्स ध्यान रखिएगा, ओके गाइज। देन देयर इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एंड लास्ट वन इज बाय सीक्रेट बैलेट। तो ये 5 टर्म्स हैं जो इनके इलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे पूछते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो दैट इज़ आर्टिकल नंबर 63। और प्रेजेंट में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, मिस्टर एम वेंकैया नायडू। एंड समटाइम्स एसएससी का ये भी एक क्वेश्चन हो चुका है कि कौन से पोजीशन के तो वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो ये 13th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं भी, ओके। Question number 7, what is the period within which a proclamation of national emergency made by the president is to be placed before each house of the parliament for approval। यानी जो प्रेसिडेंट होते हैं, सपोज वो नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं अगर कंट्री में, तो वो चीज़ कितने दिन में दोनों हाउसेज से पास हो जानी चाहिए, अप्रूवल उसको मिल जाना चाहिए, 1 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ या फिर 6 मंथ्स के अंदर। द करेक्ट आंसर इज़ 1 मंथ। देखिए सबसे पहले आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये इमरजेंसी है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम के लिए हम वेट नहीं कर सकते हैं, राइट। इमरजेंसी का मतलब होता है इंस्टेंटली, यानी कि जल्दी से जल्दी वो चीज़ पास हो जानी चाहिए, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है 1 मंथ। अगर टाइप्स ऑफ इमरजेंसी के बारे में बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 352, दैट इज़ नेशनल इमरजेंसी। और ये कब लगती है, सपोज वॉर होता है, एक्सटर्नल रेबेलियन होता है, या इस टाइप की अगर कोई नेशनल लेवल चीज़ें होने लगती हैं तो वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाती है। देन सेकेंड वन इज़ आर्टिकल नंबर 356, दैट इज़ प्रेसिडेंट्स रूल। ये कब लगता है, ये एक्चुअली तब लगता है जब किसी स्टेट में गवर्नर को ये फील होता है कि अब जो ये स्टेट है ये ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो वहाँ पे गवर्नर प्रेसिडेंट को बताएंगे, उसके बाद वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल आ जाता है, ओके। और प्रेसिडेंट रूल बहुत बार लग चुका है, और सबसे ज़्यादा ये लगा है अभी तक शायद जम्मू कश्मीर में। देन देयर इज़ आर्टिकल नंबर 360, दैट इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तब लगेगा जब ऑब्वियसली पैसे की दिक्कत आ जाएगी इंडिया में, कंट्री के अंदर जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। तो इनके आर्टिकल नंबर प्लीज़ आप याद रखिएगा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये, एंड ये चीज़ तो आपको याद रखनी ही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्रॉट इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। यानी कि आपको प्रियम्बल के बारे में अगर पता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आंसर एक्चुअली है सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। देखिए अगर आपको एक अमेंडमेंट के बारे में अगर पता होता, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था उसके थ्रू प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स ऐड किए गए थे, और वो क्या क्या वर्ड्स थे, सबसे पहले एक वर्ड था सेक्युलर, देन सेकेंड था सोशलिस्ट, एंड थर्ड वर्ड था इंटेग्रिटी, ओके। तो अगर आपको ये पता था कि ये अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं तो ऑब्वियसली 1950 के बारे में बात हो रही है, ठीक है, और 42nd अमेंडमेंट 1970s में आया था, तो इस वजह से ये ऑप्शन कट हो जाता है क्योंकि यहाँ सेक्युलर है, सेक्युलर जबकि अमेंडमेंट के थ्रू आया था।
और ये भी कट गया, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बचा, और यहाँ पे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो ये वाला आंसर इसलिए सही था। देखिए इसका जो ऑर्डर होता है वो आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए एक्चुअली। क्या ऑर्डर था वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले था सॉवरेन। मैं ये ऑर्डर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली एक पेपर में ये ऑर्डर भी पूछा गया था, एसएससी के ही पेपर में। तो अब धीरे धीरे एसएससी एडवांस लेवल पे जा रहा है, इसलिए प्लीज़ आपको पहले से ही प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, देन सेक्युलर, देन डेमोक्रेटिक, देन रिपब्लिक। ओके, ये 5 वर्ड्स हो गए। इसके बाद जस्टिस। जस्टिस में भी 3 तरह की जस्टिस थी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये अगर आप ब्रैकेट वाली चीज़ नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जस्टिस याद रखने की ज़रूरत है। देन देयर वाज लिबर्टी, देन इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड यानी भाईचारा, ठीक है। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। रिमेंबर दिस ऑर्डर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और उसके अलावा ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि ये तीनों वर्ड अमेंडमेंट के थ्रू आए थे। देन क्वेश्चन नंबर 9, फेबियनिज्म इज क्लोजली रिलेटेड टू फेसिज्म, साइंटिफिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या फिर लिबरलिज्म। देखिए एक्चुअली फेबियनिज्म मीन्स होता क्या है। देखिए मैंने मॉडरेट्स के बारे में पढ़ाया था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो। मॉडरेट्स क्या करते थे, वो रिफॉर्म्स में बिलीव करते थे और वो किसी भी तरह के वायलेंस में नहीं बिलीव करते थे, राइट। और वो ये भी नहीं चाहते थे कि इनका थ्रो बैक हो, ब्रिटिशर्स का थ्रो बैक हो या फिर उनका आउट थ्रो हो, वो जाएं यहाँ से वापस, वो ये भी नहीं चाहते थे, राइट। बस इसी को हम कहते हैं फेबिनिज्म यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। मतलब टू एडवांस द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी बाय रिफॉर्म्स एंड नॉट बाय एनी टाइप ऑफ रिवोल्यूशनरी ओवरथ्रो। ओके, ये कोई भी टाइप का रिवोल्यूशन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। और ये कहाँ से आया एक्चुअली, ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है एक। ओके, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इस टाइप के क्वेश्चन बस आप थोड़ा सा समझ लीजिए क्या इसका मतलब है, ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है, बस दैट्स इट। तो ज़्यादातर आज मैंने ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं। लास्ट क्वेश्चन, अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द एक्ट ऑफ 1909, एक्ट ऑफ 1999, 1935 या फिर 1947। द करेक्ट आंसर इज 1935। देखिए अभी हमारा जो प्रेजेंट डे में कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसकी जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा एक्ट ऑफ 1935 से इंस्पायर हुई हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा चीज़ हमने इसी से बोरो किया था। तो उसमें सबसे पहले एक और फीचर ये था फेडरल स्ट्रक्चर। और फेडरल स्ट्रक्चर होता क्या है बेसिकली, इसमें ये होता है कि जो सेंटर होता है उसको पूरी पावर्स नहीं दी जाती हैं, इसमें पावर्स का डिवीज़न होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पे सबसे पहले सेंटर को कुछ पावर दी गई हैं, देन स्टेट को दी गई हैं और लोकल अथॉरिटीज़ को दी गई हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे पावर को डिवाइड किया गया, इसी को हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। और ये 1935 से लिया गया। अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सी और चीज़ें हम लोग इससे बोरो करते हैं, तो सबसे पहले हमने इससे बोरो किया है ऑफिस ऑफ गवर्नर, यानी जो गवर्नर का ऑफिस होता है ये चीज़ हमने यहाँ से उठाई है। देन सेकेंड, डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है इस चीज़ की भी सारी डिटेल इससे हमने ली है। एंड देन एक और था, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन की पोजीशंस हैं वो भी इसी एक्ट से ली गई हैं। और भी एक्चुअली बहुत सारे हैं लेकिन अभी बस मुझे इतने ही याद आ रहे हैं, आप एक बार लिस्ट गो थ्रू हो सकते हैं पूरी लिस्ट से। इसके अलावा देखिए एक्ट ऑफ 1909 को हम क्या बोलते हैं, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट नाम तो आपको पता होना चाहिए। और एक्ट ऑफ 1919 क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसके बारे में भी कहीं हम लोग ने शायद बात की है, तो एक बार आप फिर से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, और एक्ट ऑफ 1947 इसको तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, इसी के थ्रू हमको आज़ादी मिली थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू टेल मी कि और क्या इंप्रूवमेंट्स मैं कर सकती हूँ इस सीरीज़ के साथ, और आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ। विद दिस आई एम वाइंडिंग अप द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today channel. Me, Nuzhat Sana, signing off. Bye guys.